हेलो एवरीबॉडी। आज हम एटॉमिक फिजिक्स में लास्ट लेक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, सेकंड बोर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया और थर्ड था एनर्जी से रिलेटेड। उसी के कंटिन्यूशन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो देखेंगे अपन। सेकेंडली, फोटोन की एनर्जी, क्योंकि उसी से स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मेशन होगा। फिर वेव नंबर, फिर स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर्मेशन कैसे होता है, और फाइनली हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को देखने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सब दिया बोर साहब ने। जो बैकग्राउंड में आपको इमेज नजर आ रही है बोर की है, साइंटिस्ट बोर की। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइन। सबसे पहले होता क्या है कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, n=1 में। अब एनी हाउ किसी तरीके से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी रिसीव कर ले तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, अपर। जैसे ये ग्राउंड स्टेट बताया हमने, ये एक्साइटेड स्टेट बताया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन आ गया एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम समय तक रह पाता है, अराउंड 10⁻⁸ सेकंड तक, और दोबारा ग्राउंड लेवल जहाँ की इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वहां आना चाहता है। और जब इसका ट्रांजिशन होता है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर फोटोन के रूप में एनर्जी को इमिट करता है, जो कि थर्ड पोस्टुलेट था बोर साहब का, जो बैकग्राउंड में इमेज नजर आ रही है उनके। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, उसको एक बार जरूर से रेफर करें। EI मतलब इनिशियल स्टेट, अपर लेवल, फाइनल, ग्राउंड स्टेट, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है फोटोन की ये एनर्जी। चलिए फोटोन एनर्जी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 13.6 RCH के बराबर होता है। R क्या है? डिबक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, H क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। फाइन। तो ये दोनों फॉर्मूला हमने क्यों लिखे कि न्यूमेरिकल्स में कभी कोई यूटिलाइज होता है कभी कोई, तो आप दोनों ही याद रखें। फाइन। दोनों वैल्यू ओपन रखते हैं इनिशियल और फाइनल में। तो RCH Z² को कॉमन ले सकते हैं अपन, और 1/nf² - 1/ni² आ गया हमारे पास। ओके, R की वैल्यू ये होती है 2π² और ये सारे कांस्टेंट हैं, तो अगर वैल्यू रखते हैं तो 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है। आपको याद होगा, नहीं है तो याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम में आता है। फाइन। ओके, और 13.6 के वाला अगर फॉर्मूला यूटिलाइज करना है तो RCH की जगह 13.6 लिख दें। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फाइन। ओके, अब आ जाते हैं वेव नंबर पर। यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स जनरेट होती हैं, राइट। तो 1/λ हमको चाहिए बेसिकली। तो देखिए डेल्टा E क्या होता है? h न्यू, फोटोन की एनर्जी होती है। न्यू को लिख सकते हैं C/λ। अब आप समझ सकते हैं कि RCH वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया। देखिए ये इजीली कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो कन्वीनियंस देखना है आपको कि कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना है न्यूमेरिकल में भी। तो CH से CH कैंसिल कर दें तो 1/λ की वैल्यू आ गई हमारे पास RZ², 1/nf² - 1/ni²। क्लियर। न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वेव नंबर कहते हैं। यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स यहाँ पर एनक्लोज हो गई हैं, दैट्स ए वेव नंबर। क्लियर है। चलिए अब स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं अपन। ये हमने डिफरेंट एटॉमिक स्टेट्स बताई हैं इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं। ये प्लस साइन बता रहा है न्यूक्लियस को, ये KL, M और ETC। ये n=1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, ETC ऐसा कहते हैं अपन। फाइन। अब ये सीरीज डिपेंड करती है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर आता है। K में आ रहा है यानी n=1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, लाइक दिस। तो सपोज n=1 में आ रहा है, यहाँ फाइनली इसमें आ रहा है, तो 1 में कहाँ से आ सकता है? ये L से आ सकता है, M से आ सकता है और अपर लेवल से आ सकता है। तो आना है इसको यहाँ पर ही, तो फॉर्मेशन होता है लाइमन सीरीज का। कैसे देखें जरा गौर से।
कहीं से भी आए, फोर्थ से आए, चाहे सेकंड से आए, चाहे थर्ड से आए, चाहे फिफ्थ से आए, चाहे सिक्स से आए, लेकिन अगर n इक्वल टू 1 यानी k में आता है तो लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर फाइनली आता है सेकंड में, k में नहीं l में आए, l में कहां से आ सकता है, सेकंड में कहां से आ सकता है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवंथ से, राइट। किस तरीके से देखें जरा, ये बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, इसलिए हम कलर से दिखा रहे हैं, वायलेट से लेकर रेड तक के। फाइन, तो ये बामर सीरीज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड में आया, के में आया तो लाइमन, एल में आया तो बामर, और इसी तरीके से अगर एम में आ रहा है, n इक्वल टू 3 में आ रहा है तो पार्शियल सीरीज का फॉर्मेशन होगा। 3 में कहां से आएगा, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से या सेवन से, तो देखिए जरा इस तरीके से 3 में आ रहा है, बस अपर किसी एक्साइटेड स्टेट से आ जाए तो आपकी पार्शियल सीरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड लाइकवाइज अगर फाइनली आ रहा है फोर्थ में, 1 2 3 फोर्थ यहां पर आ रहा है, तो फोर्थ में कहां से आ सकता है, फिफ्थ, सिक्स और सेवन से, कुछ इस तरीके से। तो किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्रैकेट का फॉर्मेशन हुआ। लाइकवाइज अगर आ रहा है फाइनली फिफ्थ में, फिफ्थ ऑर्बिट में, लाइक दिस, ओके, तो कौन सी, फुल सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन से रीजन में ये सीरीज हैं, तो इनको याद रखने का एक टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। आप सिंपली ये याद रखिए कि बामर सीरीज होती है विजिबल रीजन में, जो कलर से मैंने दिखाई है, विजिबल स्पेक्ट्रम विद ग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक, वायलेट से कम यानी कि लाइमन सीरीज, तो वो अल्ट्रा वायलेट में हो गई। याद रखने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको याद रखना है बामर। रेड से ज्यादा आपकी पार्शियल, ब्रैकेट एंड फुंड, ये सब रेड से ज्यादा यानी इंफ्रारेड, तो ये सब इंफ्रारेड के अंदर हो गए, बस समझ में। तो ये न तो इंफ्रारेड रीजन हमको दिखाई देता है, न ही अल्ट्रावायलेट रीजन हमको दिखाई देता है। तो लाइमन, पार्शियल, ब्रैकेट, फुंड, ये सब हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए डार्क से दिखाया है, ब्लैक से दिखाया हमने। केवल बामर सीरीज हमें दिखाई देती है, विजिबल स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देता है, राइट। तो आपको बस ये याद रखना है बामर सीरीज किसमें होती है, विजिबल। तो बात समझ में आ गई। चलिए अब ये जो सीरीज है इसको अलग से बना लिया हमने, और हम देखना चाहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीरीज का फर्स्ट मेंबर, राइट। ये फर्स्ट मेंबर जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो उसको लैम्डा मैक्सिमम भी कहते हैं सीरीज का, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला था 1 बाई लैम्डा का। लैम्डा को एक बार सॉल्व करें, क्यों लैम्डा मैक्सिमम है इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, राइट। ओके, लैम्डा मैक्सिमम के लिए आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, यस और नो। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो Z1 रख दिया है मैंने यहाँ पर, राइट। डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम, ये चीज मिनिमम होनी चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं लाइमन सीरीज लेता हूँ, ये लाइमन सीरीज लेता हूँ, तो ये डिफरेंस मिनिमम तब होगा लाइमन के लिए। ये तो फिक्स हो गया कि मेरे को फाइनली किस में आना है, 1 में आना है, तो NF तो 1 होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, जब NI क्या होगा, 2 होगा। डिफरेंस मिनिमम करना है ना मेरे को, अनडाउटली, राइट। तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये फर्स्ट मेंबर कहलाता है पहले तो सीरीज का। तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर हो गया और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, फाइन, ओके। तो लैम्डा मैक्सिमम हम फाइंड करें तो हम इसमें वैल्यू रख दें, पुट कर दें, तो देखिए खुद से ही आप कि NI 2 रख दिया मैंने यहाँ पर, ये 2 रख दिया, ये 1 रख दिया, 2 का स्क्वायर है ना, यानी कितना हो गया 4, -1 कितना हो गया 3, राइट। और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 4, तो 4/3R ये हो गई मैक्सिमम। लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ आपसे कोई पूछे, जनरली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, 4/3R, राइट। या फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज, तो 4/3R होगा। कैसे आया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बामर सीरीज। तो बामर के लिए कहाँ आना है भाई, n = 2 में आना है, ये तो फिक्स हो गया। अब मिनिमम करना है मेरे को, तो इनिशियली कहाँ से आना चाहिए, थर्ड से आना चाहिए, यहाँ से आना चाहिए, थर्ड से आना चाहिए, राइट, ओके। और ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर, और देखो क्या 36/5R आ रहा है, राइट। चेक करो, फाइन आ रहा है, राइट। आप याद रख सकते हैं फर्स्ट 2, तो ये याद रख भी लें तो थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं है, नहीं याद रहे तो
वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। ओके, चलिए अब सीरीज लिमिट आपसे पूछी जाए, वो जो कि सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ये दिखाने में आपको ऐसे लाइन बड़ी नजर आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इसका डिफरेंस ऑफ एनर्जी से दिखाते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो गया। फाइन, ओके। तो ये 1/λ ये था हमारे पास में। ओके, तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो Z1 रख दें हम यहाँ पर, है ना। ओके, अब खुद से देखो, अगर मेरे को लैम्डा मिनिमम चाहिए, ओके, लैम्डा क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, ओके, तो ये Ni हमारा क्या है, ये कम से कम मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, सब कम से कम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मैक्सिमम आएगा, ये मैक्सिमम आएगा ये वैल्यू, तो ये लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा मेरे पास में, राइट। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो आपको बड़ी सी लाइन नजर आ रही है, ये कहलाती है आपकी सीरीज लिमिट। भाई इन्फिनिटी से आगे से तो कहीं आएगा नहीं, और इसकी वेवलेंथ होती है मिनिमम हमारा। तो इसके लिए सिंपल होता है कि कहाँ से आना चाहिए, इन्फिनिटी से आना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए, इन्फिनिटी से। तो यहाँ इन्फिनिटी मैं रख देता हूँ, तो ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है, आर ओवर NF स्क्वायर। तो लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला आ गया NF स्क्वायर बाई R। आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि मिनिमम वेवलेंथ देगा आपको। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर, एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर लाइमन सीरीज। अब लाइमन के लिए तो अल्टीमेटली कहाँ आना है, इसको n = 1 में आना है। कहाँ आना है, 1 में। तो यहाँ 1 रखते हैं, तो क्या हो गया, 1/r हो गया। फाइन, बामर के लिए बात करें तो कहाँ आना है इसको, फाइनली कहाँ आना है, n = 2 में, तो यहाँ 2 रख दें, तो क्या हो जाएगा, 4/r। तो ये वैल्यू भी आप याद रखें, राइट। रिलेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइन्स देखते हैं। ये कुछ हमने n = 1 शेल बनाया, 2, 3 and 4। फाइन, ओके। अब 4 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, या 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 2 में, और 4 से 3 में। तो एनर्जी का डिफरेंस 2 से 1 E1 कह दिया, वेवलेंथ λ1 कह दिया। 3 से 2 में हमने कह दिया है E2 और λ2, और इसी तरीके से 4 से 3 में E3 λ3। अब इनमें रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो कैसे डील करना है। फाइनली यदि 4 से 1 में आ रहा है तो E और λ का है सिंपली, तो इनके बीच में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जैसे जैसे n बढ़ता है, नंबर बढ़ता जाता है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो कम होता जाता है। कैसे, एक एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, -13.6 है ना, माइनस का 3.4, माइनस का 1.51, माइनस का 0.85। तो ये डिफरेंस लोगे ना आप इनका, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, डिफरेंस का एनर्जी, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता हुआ चला जाता है। कैसे, -13.6, -3.4 का डिफरेंस लिया एक तो आपने, और -3.4 और -1.51 का डिफरेंस ले तो वो और कम हो गया ना। ऐसे -1.51 और -0.85, अब वो आपके इस डिफरेंस से कम हो गया। करके देखो ये वाली, ठीक है। एक बात है, तो एक रिलेशन हमारे पास में आ गया कि E1 सबसे ज्यादा होगा, E2 उससे कम होगा, और E3 उससे कम होगा। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्डा का रिलेशन हमारा इनवर्सली हो गया, हुआ नहीं हुआ, लैम्डा का रिलेशन, यानी λ1 क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, λ2 से ज्यादा होगा, λ3 सबसे कम होगा। समझ में आई पहली बात तो ये क्वेश्चंस के लिए। ओके, अब रिलेशन बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस, राइट। तो देखिए अब ये तीनों को मैं सम कर दूं तो ये E के बराबर हो जाएगा अनडाउटली, डिफरेंस है ये तो, है ना, राइट। ओके, ये वैल्यू रख दें, कैसे भाई, E क्या होता है, H क्यों होता है, और न्यू को C/λ लिखे अपन, तो H और C सब में से कैंसिल कर दें, तो वेवलेंथ का एक रिलेशन आ गया न्यूमेरिकल के लिए, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर है सबको, फाइन। अब हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कितनी लाइंस इमिट हो सकती है किसी इमिशन स्पेक्ट्रम में, है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है हाई एन से लोअर एन में, है ना, इमिशन लाइन जब भी होती है। तो एक फॉर्मूला ये याद कर लो आप, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है कि कहीं इंटरमीडिएट स्टेज के लिए, ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट। H का मतलब हाई, L का मतलब लो, H का मतलब हाई लो, तो ये नंबर ऑफ लाइंस सीधी सीधी आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके, इन जनरल हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है,
तो ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हो गया कि हाई को तो n कहते हैं अपन और लोअर को अपन 1 कह सकते हैं ग्राउंड के लिए, राइट। तो फॉर्मूला हमारा इजी हो जाता है n-1/2। इसको आप याद रख लो, मेमोराइज कर लो इसको, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ लाइंस कितनी जनरेट हो रही है, उसमें फटाफट से काम में आएगा। जैसे आपको करना क्या है, आपसे कह दिया भाई 4 से आ रहा है, तो आप यहाँ 4 रखो। 4 -1 कितना हो गया 3, तो ये 2 को 4 से कैंसिल कर दिया हमने, तो 2 × 3 6 आ गया। बस वैल्यू रखना है आपको, 3 रख दिया यहाँ पर, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 आ गई लाइन्स। इसी तरीके से 2 रख के देखो, 2 से 2 कैंसिल, 2 - 1 1। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4 से डाउन लेवल की तरफ आ रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस जनरेट हो सकती हैं 6। 3 से आ रहा है तो 3 2 1। इसको शो करते हैं डायग्राम से, समझो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 से आ रहा है, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 से आ रहा है 1 2 3 4, राइट, ओके। तो कितनी पॉसिबल, कौन कौन सी पॉसिबल लाइन है, या तो देखिए जब 4 से 1 की तरफ आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आए, पहले 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, है ना, 2 से 1 में आया, ओके। या फिर इसके पास पॉसिबिलिटी है कौन कौन सी लाइन एनर्जी डिफरेंसेस जनरेट होंगे, 4 से 3 में, 3 से 1 में आ गया, तो ये वाली लाइन आ गई हमारे पास में, ओके। या फिर 4, एक पॉसिबिलिटी इसके पास है कि 4 से 2 में आए और 2 से 1 में, तो ये वाली लाइन भी जनरेट हो गई है। या डायरेक्टली 4 से 1 में आ जाए तो दिस इज द लाइन, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, ये डायग्राम में शो किया है 1 2 3 4 5 6। अब एक तो ये डायग्राम बना के करें या सीधा ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख लो। इसमें आपने देखिए बस सिंपली 4 रख दो, 4 यहाँ रखा तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और 4 - 1 सॉरी 3, तो 2 × 3 कितना आ गया 6, सिंपली। तो आप सीधा ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबको पता लग गया कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रम, यस फाइन। स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे ब्लैक बॉडी का इमिशन स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो देखिए ऐसा नजर आता है, वायलेट से रेड तक का। हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो देखिए इमिशन का मतलब है कि वो लाइंस हमको नजर आनी चाहिए। देखिए ये वायलेट से स्टार्ट करके बाकी सारी लाइंस नजर आ रही हैं रेड तक आपको। एक दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, जब लोअर स्टेट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव करके हायर स्टेट में जाता है तो लाइंस को एब्जॉर्ब करा। देखिए यहाँ पर लेकुना नजर आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक लाइंस हो गई हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ये स्पेक्ट्रम हमारा कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फाइन। अब आपसे ही पूछ लिया जाए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में किस तरीके से होती है, तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक याद रखें। न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं ये बातें हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए n = n-1 डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे एग्जांपल लेकर, है ना। ये कैसे है देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है n = 4 में, यानी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेकर 4th में गया है इलेक्ट्रॉन, राइट। ये 4 सेल्स हमने दिखा दी 1 2 3 4, राइट, ओके। अब देखिए ये लाइन पॉसिबल है, 4th में जाने का है या, और 1 से डायरेक्ट चला गया, है ना। अब जा रहा है तो ये 4th में जाना है, अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन लाइंस बनानी है 2 से 4 में या 3 से 4 में, राइट। लेकिन हमारा टारगेट है 4th में जाना है। तो पॉसिबिलिटी क्या है इन 4 सेल्स के लिए, यदि मैं बात करूं 1 से 4 में, 2 से 4 में या 3 से 4 में। ये उल्टा मान के चलो, इमिशन में स्पेक्ट्रल लाइंस देखा था, जैसे लाइमन की बात कर रहे थे अपन, तो अल्टीमेटली 1 में आना है, कहीं से भी आए। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन में टारगेट हमें पता होता है कि को किस में जाना है, फाइनली 4th में। तो 4th में कहां से आ सकता है, 1 से आ सकता है, 2nd से 3rd, राइट। तो अब लाइंस कितनी हो गई, 3 हुई नहीं हुई, आप इस फॉर्मूले से चेक करो जरा, n4 रख दो यहाँ पर, 4 - 1 तो 3 लाइंस हुई। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का n = 3 में, तो बनाए एक बार, राइट, ओके। अब पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए 3 में जाना है, 3 में कहां से आ सकता है, 1 से आ सकता है, 2 से आ सकता है, तो 2 लाइंस पॉसिबल होगी ना। फॉर्मूले से क्रॉस चेक कर लो, 3 - 1 कितना आएगा 2, क्लियर है बात, राइट, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो 2 ही है हमारे पास, 1 और 2, तो बस 2 में आना है तो 1 से आएगा तो एक ही लाइन आएगी ना, क्रॉस चेक करो,
2 माइनस 1 1। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती है इसके क्वेश्चन गलत करते हैं, और आपने देखा बहुत सिंपली आप कर सकते हैं। सिंपल एक फॉर्मूला है n-1। इमिशन के लिए क्या था आपने याद रखा, n-1/2। क्लियर हो गया ये वाली बात? ओके, अब इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एच बीटा लाइन ऑफ द बॉमर सीरीज। कई बार देखिए, अब उसमें बहुत सारी लाइंस थी, है ना। तो बॉमर सीरीज के लिए बात करें तो किस में आना चाहिए, n=2 में आना चाहिए। तो पहली जो लाइन होगी वो कहां से आएगी, 3rd से 2 में आएगी, वो अल्फा कह देंगे। बस में आ रही। 4th से 2nd में आएगा तो उसको बीटा कह देंगे। 5th से 2nd में आएगा तो गामा लाइन कह देंगे। ऐसे भी कह देते हैं, एक्सरे में भी कहते हैं इसको, है ना, देखेंगे उसे भी। तो एच बीटा लाइन ऑफ बॉमर सीरीज का मतलब हो गया 4th से 2nd में आना चाहिए। क्लियर? ओके। अगर कहते हैं एच अल्फा तो क्या कहते हैं आप, 3rd से 2nd में। तो पहले तो फॉर्मूला याद करें, ये था 1/λ। ओके, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z1 रख दिया हमने। फाइनली कहाँ आना है इसको, 2nd में आना है, 4th रख दिया इनिशियली। ओके, R की वैल्यू 1.09। इसको सॉल्व करें तो 16 तो एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 4 - 1 तो क्या आ गया हमारे पास, 3/16 यहाँ पर। ओके, लैम्डा कैलकुलेट करना, तो 16 डिवाइडेड बाई 3 को 1.09 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.27, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 3.2 कह सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। डेसिमल हटा दें तो ये देखिए 5 टाइम चला जाएगा ऊपर, 5 × 10⁻⁷ मीटर। या इसको अब हम 10⁻10 से मल्टीप्लाई करें तो एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स वेवलेंथ आएगी। क्लियर है? तो एच बीटा जो लाइन है बॉमर सीरीज की, उसकी वेवलेंथ आ गई हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम। कैसे सॉल्व किया, समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन वाली बात हो रही है। एक्साइटेड स्टेट के लिए लिथियम प्लस प्लस फ्रॉम द फर्स्ट टू द 3rd बोर, फर्स्ट से 3rd में जा रहा है, तो वेवलेंथ कितनी चाहिए एक्सटर्नली। इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है वो नहीं पूछा, देखिए क्या पूछा जा रहा है ना। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड, जो रेडिएशन रिक्वायर्ड है इसको इस एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए फर्स्ट से 3rd में। तो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया एनर्जी वाले में, उसको अच्छे से रेफर करो एक बार, कि एक्साइटेड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटोन होगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल की एनर्जी ज्यादा होती है, ऊपर लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे की कम होती है। कैसे? सब माइनस में होती है। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, ग्राउंड स्टेट में -13.6, ऊपर जाते हैं, है ना, n=2 में -3.4, है ना। तो अब देखिए ना, -3.4 क्या हो गया, -13.6 से तो ज्यादा हो गया ना, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल एक्शन। खैर, आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें अच्छे से, बड़ा डिटेल में लिया हमने। ओके, अब 3 - 1 करना है, बोला है इन्होंने, फर्स्ट टू 3rd फाइनली, राइट। अब याद करो फॉर्मूला, En = -RCH और Z² n²। ये कैसे आए ये भी हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में, राइट। ये वैल्यू रख दे अपन 3 वाले के लिए, और Z हम लिथियम के लिए कितना लेंगे, 3 लेंगे, है ना। 1 के लिए 1² है, Z की जगह 3² आ दिया है, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, RCH 3² कॉमन ले सकते हैं, 1/1² - 1/3² आ गया। तो हमारे पास ये आ गया था RCH 3² 1/1² - 1/3²। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3² यानी 9 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 9 - 1, तो ये टर्म सॉल्व करें अपन तो 8/9 आएगा। ये तो सिंपली 3² 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल कर दें तो हमारे पास 8 रह गया। इसका मतलब हो गया एक्साइटेशन जो एनर्जी है 1 से 3rd में पहुंचाने के लिए वो 8 RCH के बराबर हो गया। आपसे वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी फोटोन के रूप में दी जाती है, चाहे एक्सटर्नली दी जा रही है तो h कह दिया इसको हमने, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ, है ना। अब आप समझ सकते हैं RCH वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने, कि हमें अल्टीमेटली इधर जाना था, SC से SC कैंसिल हो जाएगा आपका, यस और नो। तो SC से SC कैंसिल कर दें तो सिंपली लैम्डा क्या आ गया, 1/8R। यानी एक्सटर्नल सोर्स की वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए तब जाके 1 से 3rd में जाएगा, ये मतलब हो गया। R की वैल्यू रख दें अपन, राइट। 1.09 को मल्टीप्लाई करके देखो 8.72 आ रहा है क्या, राइट। ओके, ये 1 में डिवाइड करें अपन तो इतना आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 11.4 10⁻⁹ 10⁻⁹ मीटर क्या होता है,
नैनोमीटर, ये सर नो। तो वेवलेंथ कितना चाहिए, 11.4 नैनोमीटर की वेवलेंथ देंगे तब जाके 1 से 3rd में जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने देखा था, अब उसमें में आपसे बोल दें कि ठीक है वो एक्साइटेड सिस्टम बन गया, 1 से 3rd में पहुंच गया। देखिए उल्टा क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़ो। विथ रेफरेंस टू प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन एक्साइटेड सिस्टम ऑफ लिथियम प्लस प्लस, 3rd बोर ऑर्बिट के अंदर। 3rd बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब उससे जो इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, अब जो डाउनवर्ड आएगा तो कितनी होंगी, ये पूछे। अब याद करो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू ग्राउंड स्टेट, है ना, इमिशन वाला। ऑल्दो हमने एक्साइटेड करने के लिए पहले क्वेश्चन में ये पूछा कि एक्सटर्नल सोर्स का वेवलेंथ क्या है ग्राउंड से, और एक्साइटेड। अब उल्टा पूछ रहे, एक्साइटेड में पहुंच गया, वहां से इमिट होगा, नीचे डाउनवर्ड आएगा, तभी इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, राइट। क्या ये फॉर्मूला बताया था, n इक्वल टू n-1/2, सिंपल। तो आप कहां से आ रहा है, 3rd से, 3 रख दो, सॉल्व करके देखो कितनी आ रही है 3। डायग्राम से दिखाएं, ये पॉसिबिलिटी है, यस और नो। देखो या अब कहाँ आना है इसको, 3rd से 1 में आना है ना, या तो सीधा आ जाए या स्टेप बाय स्टेप आए, 3rd से 2 में, 2 से 1 में। कितनी लाइन से गिन लीजिए, 1 2 3। तो समझ में आया सबको कैसे किया अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, राइट। जो भी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।